Let us start once again. A very good evening to all of you. Now see, लास्ट क्लास में जितना आई थिंक चैप्टर वाइज आपके डाउट्स थे जो आपने भेजे थे वो हो गए थे, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट योर डाउट्स ऑफ FT7, राइट, जो पहले निमिषा ने भेजे हैं, सो वो पहले खत्म कर लेते हैं. ओके, सो संहिता आप भी उस तरीके से भेजना जैसे निमिषा ने भेजा है. ओके, PDF बना के तो आपका भी फिर शुरू कर देंगे. ठीक है, एक एक PDF लेते जाएंगे. सो आई थिंक फर्स्ट PDF आपकी यही थी निमिषा, इजंट इट, जो आपके FT7 के डाउट्स थे. सो लेट अस सी देम. या सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट आपके पहली PDF क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, नॉट ऑफ FT7, माय मिस्टेक, सॉरी. सो फर्स्ट लेट अस सी योर डाउट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर जैसे टाइम मिलेगा उस तरीके से. ओके, सो वी आर हैविंग quadratic equations. Now let us see first question. Where is it? Now, if alpha comma beta are the roots of x square plus px plus q equal to 0. So we are having quadratic equation x square plus px plus q equal to 0, which is having its roots as alpha and beta. Another quadratic equation is x square plus rx plus s equal to 0. And its roots are gamma and delta. Now, we have to evaluate alpha minus gamma into alpha minus delta into beta minus gamma into beta minus delta. And its answer should be in terms of P, Q, R, and S. And from that, we have to deduce the condition that the equations have a common root. Okay, अगर दोनों इक्वेशन को कोई कॉमन रूट है तो उसके लिए हमें कंडीशन डिड्यूस करनी है. So let us start this. तो क्वेश्चन पहले पता चल गया, isn't it? क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. सो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए गए हैं. आई रिक्वायर रिस्पांस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. अभी तक सिर्फ संमिता ही रिस्पांस दे रही है. ओके, सो निमिषा यही था ना आपका डाउट. सो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, दो रूट्स हैं अल्फा बीटा. एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, दो रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा. फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस. ओके, और फिर कॉमन रूट के लिए कंडीशन निकालने की, दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन रूट हो तो उसके लिए कंडीशन. सो सबसे पहले अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इजंट इट? अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा? माइनस बी बाई ए. हियर योर माइनस बी इज पी, ए इज 1, it is minus p by 1, that is minus p only. Alpha into beta, that is c by a. C is your q, a is 1, so it is q by 1, so q only. Okay, now in the same way for x square plus rx plus s equal to 0, ये मान लो आपका गामा है, ये डेल्टा है, तो यहाँ से गामा प्लस डेल्टा माइनस आर बाई 1 माइनस आर गामा इंटू डेल्टा एस बाई 1, दैट इज एस. ओके, नाउ ऑडिबल नहीं है. ओके, वेट, यू आर नॉट एबल टू हियर मी. आप में से कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल एवरीवन? आई थिंक, अरे वो मैंने प्राइवेटली पूछ रहा. वेट, so am I audible now?
ओके, अंशिका निमिषा तो बोल रही है ऑडिबल है, शक्ति को भी है, आई थिंक जस्ट धनश्री। धनश्री, इज इट ऑडिबल नाउ? नॉट ऑडिबल, धनश्री को ऑडिबल नहीं आ रहा है। सो यू कैन डू वन थिंग, increase volume of your device. Okay. Because everyone can hear me. Okay, so we'll see for it. धनश्री को सुनाई नहीं दे रहा है। Okay, is it clear now? So चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पहले ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज अवर अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले ये दोनों अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सो आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा इंटू अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा, डेल्टा अल्फा तो माइनस कॉमन निकाल दो, डेल्टा प्लस गामा अल्फा माइनस माइनस प्लस गामा इंटू डेल्टा। ओके, या अगर आपको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्मूला याद है तो वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा, अगर इन दोनों की जोड़ी बनाए so it will be beta square minus gamma plus delta beta plus gamma into delta, isn't it? Now so this will be equal to alpha square, चलो gamma plus delta is minus r, minus minus plus r alpha plus gamma into delta, it is s. In the same way beta square minus r minus minus plus r beta plus gamma delta is s. So अब ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अल्फा में और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बीटा में। इज इट क्लियर? ओके, अब समझना। सो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इजंट इट? समझना यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ। सो ओके, दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे पूरे हमने ये गामा डेल्टा का यूज किया। नाउ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स plus q equal to 0. That means if they are roots of this equation, they are satisfying this equation. So alpha square plus p alpha plus q should be equal to 0. Beta square plus p beta plus q equal to 0. That means if I am putting alpha and beta in this quadratic equation, I will get answer as 0. So alpha square plus p alpha plus q equal to 0. Beta square plus p beta plus q equal to 0. Okay. और यहाँ पे आप कंपेयर करो तो हियर यू आर हैविंग अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस, बीटा स्क्वायर प्लस आर बीटा प्लस एस, और ये आपका ऑलरेडी 0 है। तो कैन यू कंबाइन दिस टू टर्म्स, वो समझना। कैन यू कंबाइन दिस टू थिंग्स, अगर वो कंबाइन कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, सो आर माइनस पी अल्फा प्लस एस माइनस क्यू, अगर मैं उस तरीके से लिख रहा हूँ, एंड आर माइनस पी बीटा प्लस एस माइनस क्यू, समझना। सो अब हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे वो समझना। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इजंट इट?
सो लेट अस समझो, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं अल्फा स्क्वायर विल बी माइनस पी अल्फा माइनस क्यू, क्योंकि मुझे इसको पूरा कन्वर्ट करना है पी क्यू आर, इसमें आर और एस तो आ गया, अब मुझे पी और क्यू में कन्वर्ट करना है। पी और क्यू से कैसे रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है। डायरेक्टली तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं ला सकता, बट यहाँ पे वो जैसा एक्सप्रेशन है, दैट मींस अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस ऑलरेडी दिया गया अलग से, तो ऐसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा। तो वहां से अगर मैं अल्फा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो माइनस पी अल्फा माइनस क्यू होगा। इन द सेम वे यहाँ पे बीटा स्क्वायर आपका होगा माइनस पी बीटा माइनस क्यू। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, isn't it? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये रख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रख सकता हूँ। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग, see here, so this alpha square will become minus p alpha minus q plus r alpha plus s, और यहाँ पे माइनस पी बीटा माइनस क्यू प्लस आर बीटा प्लस एस। इज इट क्लियर? सो इफ आई सिंप्लीफाई फ्रॉम हियर, ये पता चला ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दिस इज हार्ट ऑफ दिस इक्वेशन और हार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये चीज पता चल गई तो फिर इजी है, ओके। और ये नहीं पता चला तो कंफ्यूजन होगा। सो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, इज इट क्लियर? एंड वो कहाँ है संकल्प, वेर इज संकल्प? ओके, हाँ, वेर इज संकल्प? एनीवन नोज संकल्प क्यों नहीं आया? चलो उसको बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझो यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस पी प्लस एस माइनस इन अ सेम वे। ओके ओके, सो इन अ सेम वे यहाँ पे अगर मैं बीटा कॉमन निकाल रहा हूँ तो इट इज अगेन आर माइनस पी प्लस एस। सेम क्वेश्चन में मैं यही बोला था कि पूरा एक्सपेरिमेंट वी आर हैविंग ओनली, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो जब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, ओके, आ गया संकल्प। संकल्प म्यूट योर सेल्फ। So see over here, now we are having alpha into beta into r minus p plus s minus q। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटू बीटा r माइनस पी होल स्क्वायर टू s minus q whole square। Okay, so this will be equal to r minus p whole square plus, यहाँ से r minus p s minus q हम कॉमन निकाल देंगे, so it will become your alpha plus beta, it is r minus p s minus q, isn't it, plus s minus q whole square। चलो कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ से हमें अल्फा बीटा को रिमूव करना है, समझना कैसे कर सकता हूँ।
हाँ अपन रख सकते हैं फॉर्मूला, isn't it? Now we know what is alpha into beta and alpha plus beta, right? Since alpha and beta are roots of x square plus px plus q, then alpha plus beta is minus p, and alpha into beta is q. This will be equal to q, q into r minus p whole square plus minus, it will become minus, so q into r minus p whole square minus of क्योंकि वो माइनस आगे रख दिया, प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस ऑफ p into bracket r minus p s minus q plus s minus q whole square. Is it clear? Right. अब हमें आगे सिंप्लीफाई करना है. चलो अब इसको समझना. बस तो ये हमारा काम हो गया. यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन का एक पार्ट, कि जो भी आपका पूरा आंसर आए वो पी क्यू आर और एस के टर्म में होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई. ये आपका 1979 का क्वेश्चन है. ओके, 1979. नाउ अब आपको ये पूछा गया है कि दोनों का एक रूट आपका कॉमन है, तो उसके लिए कंडीशन निकालो. ठीक है, अगर दो दो इक्वेशंस आपको कौन सी दी गई थी, समझो. एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0. ठीक है, अब इन दोनों में आपका कोई भी रूट एक कॉमन हो तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है. तो हम मान लेते हैं कि एक रूट कॉमन है, आप उससे कोई भी ले सकते हैं. सो विल अज्यूम दैट सपोज हमारा इन दोनों का कॉमन रूट है अल्फा. ओके, तो अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. सो अल्फा के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0, एंड अल्फा के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस इक्वल टू 0, isn't it? So alpha square plus p alpha plus q equal to 0, alpha square plus r alpha plus s equal to 0. अब अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे आगे, तो आप कैसे बढ़ सकते हो, आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो उस पर ध्यान दें. आपको क्रैमर्स रूल याद, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम वो मेथड यूज कर सकते हैं. आप ऐसा एज्यूम करो कि अल्फा स्क्वायर और अल्फा दो अलग वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए. आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मान के चलें, फिर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे सारी चीजें अननोन है, तो क्रैमर्स रूल विल बी मच बेटर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो भी नाम दो. सो वो आपको याद होगा. आप कैसे लिखते थे, अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक 2/2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 2/2 डिटर्मिनेंट और 1 डिवाइड बाई 2/2 डिटर्मिनेंट. या आपको कैसे याद है, आप मुझे बोलो, क्योंकि इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है. एक है dx बाई डी, dy बाई डी करके. ठीक है, और ये अभी रिसेंट है, जो शायद आपको क्लास 12 का याद हो. ये वाला मेथड है आपका 10th का मेथड. ठीक है, तो मुझे वो बताओ आपको कौन सी मेथड से कराऊं, 10th और 12th, ये या ये. क्योंकि इसके लिए कुछ चीज अलग है, इसके लिए कुछ चीज अलग है. अगर ये मेथड करोगे तो इसको अलग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये मेथड करोगे तो अलग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो नहीं लिखा तो हर बार कंफ्यूजन होता है. कि ये दोनों मेथड एक बार आपको दिखा दूं तो दोनों मेथड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप ये यूज कर रहे हो तो क्या करना है, ये यूज कर रहे हो तो क्या करना है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, दोनों बता दूं ना. ना समझो इधर. सो जब भी नहीं तो ये आपको पहले यूनिवर्सल दिखा देता हूँ, क्रैमर्स रूल 2/2 3/3 सबके लिए. ठीक है, तो वो आपको पहले क्लियर हो जाएगा. फिर 10th वो वही याद रखो. 10th का भूल जाओ ना अभी, क्योंकि एक यूनिवर्सल ही याद रखो, तो वो आसान रहेगा, वो अच्छा रहेगा. तो वो क्रैमर्स रूल यूनिवर्सल है, 10th का भूल जाओ. चलो, सो दिस इज क्रैमर्स रूल. दिस वी आर गोइंग टू यूज फॉर ऑल ऑफ देम. ओके, अगर ये किसके लिए यूज होता है, इफ यू आर हैविंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, एंड यू ऑल नो दैट अगर टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो आपको कितने इक्वेशंस चाहिए, टू. और अगर थ्री इक्वेशंस है तो आपको कितने इक्वेशंस चाहिए, थ्री.
3 का दिखा रहा हूँ तो 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, isn't it? So सपोज पहला है आपका ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d. Okay, this is your first. So a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. अब यहाँ पे आप अलग अलग डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले आपको मेन डिटर्मिनेंट मिलेगा. अब ये इक्वेशन आपको कौन से फॉर्म में रखना है वो समझो. दिस फॉर्म फॉर क्रैमर्स रूल, योर फॉर्म शुड बी ax इक्वल टू b. मतलब सारे कॉन्स्टेंट्स आपके इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. सारे कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. तो अगर ये 2/2 में मुझे क्रैमर्स रूल लगाना है तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स को मुझे सबसे पहले राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तब भी मैं अप्लाई कर पाऊंगा. आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. अभी जो मैं लिख रहा था वो क्लास 10th की मेथड थी. क्लास 10th की मेथड के लिए कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए. दैट इज योर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट इफ यू आर यूजिंग क्रैमर्स रूल देन योर कॉन्स्टेंट्स शुड बी ऑन राइट साइड ओनली. तभी आप उसको यूज कर पाओगे. अगर लेफ्ट साइड पे रखा डेफिनेटली आंसर गलत आएगा. सो सबसे पहले आपको मेन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. योर मेन डिटर्मिनेंट शुड बी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ओके. जब आपका ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा. वो सारे कंडीशंस भी अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. अब आपको dx चाहिए. अब आपको 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, dx dy dz. तो dx dy dz कैसे निकालोगे? सेम 3/3 डिटर्मिनेंट, बट आप dx मींस ये x के कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट टर्म्स से रिप्लेस कर लोगे. एंड व्हाट आर योर कांस्टेंट टर्म्स? तो सर योर d1 d2 d3. तो dx आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा d1 d2 d3. इसको आपने रिप्लेस कर दिया. ये नीचे नहीं दिखेगा ड्यू टू पोजीशन कंस्ट्रेंट. सो जस्ट एज्यूम दैट. और ये बाकी सारी चीजें एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3. तो इन शॉर्ट x के लिए dx के लिए आपको बस x कॉलम को रिप्लेस करना है, ठीक है. तो आई एम राइटिंग इन ओनली वर्ड्स ओनली कि फॉर x you have to replace your x coefficients with constant terms. Is it clear? For dy you have to replace your y column with constant coefficients or constant terms, and for dz you have to replace your z coefficients with constant terms. Is it clear? तो ये 4 डिटर्मिनेंट आपको निकालना आ जाएंगे, dx dy dz. अब आपके वेरिएबल्स डायरेक्ट x आपको क्या मिल जाएगा? dx by d. y आपको मिल जाएगा dy by d एंड z आपको मिल जाएगा dz by d. इज इट क्लियर? पहले ये चीज क्लियर हो गई. क्रैमर्स रूल वो भूल जाओ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखने में गड़बड़ी होगी, ठीक है. इसलिए बेटर यही है कि हम इसी को याद रखें, ठीक है. तो क्रैमर्स रूल सबको क्लियर हो गया? ओके. अब यहाँ पे कुछ कंडीशन, ठीक है. अब वो कंडीशन समझो कि कब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब नो सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो जब भी आपका डिटर्मिनेंट मेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 यू विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन. ओके. व्हेन योर मेन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ओके, और इन तीनों में से any one is not equal to 0, or I can say at least one of these 3 is not equal to 0. At least one of dx dy dz is not equal to 0. At that time आपको मिलेगा no solution. यहाँ पे आपको मिलेगा no solution. Now can anyone tell me? अब आपको unique solution दिखा दिया, no solution दिखा दिया, तो infinite solution कब मिलेगा? जब सारे 0 होंगे, right? So whenever you will be having dx equal to dy equal to dz equal to d equal to 0, at that time we will be having infinite number of solutions, infinitely many solutions. So this is all about your Cramer's rule, ठीक है. तो अब ये Cramer's rule हम 2/2 के लिए अप्लाई करेंगे. तो ये मुझे रब करना पड़ेगा 3/3 का. तो 3/3 का ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया. एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ. Cramer's rule के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जहाँ पे सबकी गलती होती है, बड़े बड़े लोग घूम जाते हैं, राइट. इवन ठीक है, शशांक को भी थोड़ा डाउट हुआ था अभी. तो ये कांस्टेंट टर्म्स आपके इक्वल टू के उस साइड होनी चाहिए. तो d1 d2 d3. सो अब यहाँ से आपको सबसे पहले मेन डिटर्मिनेंट लिखना है.
which should be your a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. dx कैसे लिखोगे, x कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से. dy कैसे लिखोगे, y कॉलम को रिप्लेस कर दो. dz कैसे लिखोगे, z कॉलम को रिप्लेस कर दो. अगर d आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन. अगर आपका d नॉट इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 है और इन तीनों में से कोई भी एक एटलीस्ट नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन, और सारे के सारे 0 हैं, 0 by 0 0 by 0 0 by 0, सो यू आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, तो इसको रब करके 2 by 2 देखें फटाफट. ठीक है, give me 1 minute. Now see, so here, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन एक बार फिर बता रहा हूँ. सो व्हेनेवर आपके चारों के चारों d इक्वल टू dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz, ये सभी आपके जब 0 होंगे तब आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. इज इट क्लियर नाउ? ये चारों आपके 0 हो जाएंगे तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. ठीक है, बताओ. चलो, अब यहाँ पे हम रखते हैं कंडीशन. तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इक्वल टू माइनस क्यू अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा इक्वल टू माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी क्या होगा, योर डी विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा, सॉरी, यहाँ हमारे वेरिएबल है अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा, तो ये आपके हो जाएंगे 1 1 कोएफिशिएंट, ये आपके हो जाएंगे पी आर, सो इट इज आर माइनस पी. ओके, चलो अब dx के मतलब इसको कांस्टेंट से, तो इट इज योर माइनस क्यू माइनस एस. अब अगर आपने इसको इधर नहीं रखा होता तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्यू और एस पॉजिटिव रखते और खेल खत्म. ओके, सारी चीजें गलत हो जाती, तो इसलिए उसमें ध्यान दो. सो इट इज योर माइनस क्यू आर माइनस माइनस प्लस पी एस. ओके, डी वाई, तो अब डी वाई के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो 1 1 आपका जो पी आर है इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस क्यू माइनस एस. okay, so it is minus s minus minus plus q, so it is your q minus s. Is it clear? So now we are having d dx dy. So if now I have to find x, what is my x here? Alpha square. So alpha square is dx by d and alpha is dy by d, isn't it? Because alpha is in place of y. Now my dy is q, my dx is ps minus qr डिवाइड बाई r माइनस पी. ओके, आपको बोला गया था कि अगर उन दोनों का कोई कॉमन रूट हो तो उसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है, हमें अल्फा नहीं निकालना. तो वो कंडीशन हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो दोनों में हम इसको कंपेयर कर देंगे, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर को, इजंट इट? दोनों में अल्फा हमारा कॉमन है, तो वहां से अब हमें एक कंडीशन तो मिल सकती है, इजंट इट? सो सबसे पहले वो कंडीशन निकाल देते हैं. Now therefore, so alpha square equal to alpha whole square. So alpha square is ps minus qr divided by r minus p equal to alpha whole square, that is q minus s by r minus p whole square, isn't it? Okay, so this will be q minus s whole square divided by r minus p whole square. एक r minus p cancel, so therefore q minus s whole square is equal to r minus p into ps minus q.
So q minus s whole square is equal to r minus p into ps minus qr. Is it clear now? So this is your condition for common root. Okay. Shall we move to next question? I hope ये चीजें आपकी क्लियर होंगी. ओके चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन. So if we see that question, wait 1 minute, here too many things are open. Okay, so in question number 22, if you will carefully observe this question number 22, let capital S be a square of unit area. Consider any quadrilateral which has one vertex on each side of capital S. If A, B, C, and D denote the length of the sides of the quadrilateral, prove that 2 less than or equal to a square plus b square plus c square plus d square less than or equal to 4. 1997 5 marks. Okay. तो आई थिंक ये सब जेई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं क्या निमिषा? राइट, आई एम जस्ट आस्किंग. लेट कैपिटल एस बी ए स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया. समझो, तो कैपिटल एस आपका एक स्क्वायर है जिसका एरिया, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इट इज यूनिटी. ओके, हाँ राइट राइट, हाँ यस, ओके सब्जेक्टिव है इसीलिए. ओके गुड, चलो अच्छा है, साथ में करते ही रहो. सो कंसिडर एनी क्वाड्रिलेटरल which has one vertex on each side of S. Okay, अब एक ऐसा quadrilateral is on any one side of this square. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं. तो हमने यहाँ पे एक लिया है. तो consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S. If A, B, C and D denote the lengths of the sides of the quadrilateral. अब A, B, C, D आपके quadrilateral के साइड से समझना, स्क्वायर के नहीं. A, B, C, D. This is length of the sides of the quadrilateral. Now we have to prove that A square plus B square plus C square plus D square are belonging between 2 to 4. ठीक है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो समझो यहाँ पे डेफिनेटली सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका यूज करना पड़ेगा कि अगर ये स्क्वायर का एरिया 1 है तो कोई मुझे बताए कि उसकी साइड कितनी होगी. राइट, इफ इट्स एरिया इज 1, एरिया इज इट्स साइड स्क्वायर. सपोज साइड x यूनिट है, ठीक है, तो x आपको क्या मिलेगा? 1, isn't it? Here x should be also 1. तो अगर उसकी पूरी साइड 1 है, ये पूरा क्वेश्चन फिगर पे बेस्ड है, फिगर को समझना. सो ऑलरेडी आपको ये बोला गया है, ठीक है, कि ये आपका स्क्वायर है जिसकी सारी साइड इधर 1 1 1 1 हो जाएगी, एरिया 1 है. तो फिर अंदर क्वाड्रिलेटरल है. ओके, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है. समझो कि उसका ईच वर्टेक्स ये साइड पे है. ओके, अब ये क्वाड्रिलेटरल भी आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, बट कुछ भी हो सकता है. अब ये क्वाड्रिलेटरल की आपको लेंथ दी गई है A, B, C, D. अब समझना, अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इतनी साइड P है, तो इतनी साइड कितनी हो जाएगी? 1 माइनस P, क्योंकि पूरी लेंथ 1 है. इसलिए अगर इतनी लेंथ P है, समझ रहे हो ना, इतनी लेंथ P है, तो ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? 1 माइनस P. चलो, इन अ सेम वे अब यहाँ पे अगर ये आपका Q है तो दिस शुड बी योर 1 माइनस. सिंस इट इज एनी क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे जो आएगा वो सेम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है. तो सपोज ये R है,
तो ये 1 माइनस आर। समझना, ये पी क्यू आर एस हमने हमारी जेब से डाला है, ठीक है। फाइनल आंसर हमें एबीसीडी के फॉर्म में ही चाहिए। और अगर ये एस है तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एस। और डेफिनेटली स्क्वायर है तो ये सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे। ओके, और ये 1 1 1 1 हो गया। तो अगर हर एक राइट एंगल ट्राइंगल को आप फोकस करें, and if you are applying Pythagoras theorem, so here your a square will become p square, your a square will be equal to p square plus 1 minus s whole square. Your b square will be equal to 1 minus p whole square plus q square, and c square will be equal to 1 minus q whole square plus r square. d square will be equal to 1 minus r whole square plus s square. Isn't it? अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो समझना हमारे पास क्या होगा, फिर उसके बारे में सोचेंगे। ओके, सो हियर we'll be having, after adding all of them, so a square plus b square plus c square plus d square is equal to, इन सबको ऐड कर रहा हूँ, तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी होल स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस 1 माइनस q होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s होल स्क्वायर। तो सबकी जोड़ी हमें मिल जाएगी। सो पहली जोड़ी p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p होल स्क्वायर, दूसरी होगी आपकी q स्क्वायर प्लस 1 माइनस q होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर होल स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये एक्सप्रेशन की अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो समझो। वो डिपेंड करेगा कि हर एक ये ग्रुप के अंदर पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी होल स्क्वायर, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, सो वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, समझना। तो ये हर एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हर एक एक्सप्रेशन आपका समझो ऐसा है, हियर योर y इज y स्क्वायर इज, और ओनली y इज, क्योंकि हमें बस a स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम उसी को y ले रहे हैं। तो y इज, सपोज ये x है तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इजंट इट। ये सारे आपके टर्म्स हैं, इसकी आपको अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, y की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x, मतलब ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या हो सकती है समझना। तो ये आपका पी क्यू आर एस कहाँ से कहाँ पे जा सकता है, डेफिनेटली उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। भाई जब आपका ये पॉइंट इधर आ जाएगा और ये पॉइंट इधर आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ये 0, तो इट इज 1 माइनस पी, इट इज 1, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, फिर उसी तरीके से 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 और फाइनली मैक्सिमम वैल्यू 1। तो 0 और 1 के लिए वो आपका एक वापस जो ओरिजिनल स्क्वायर है वही बन जाएगा अंदर का क्वाड्रिलेटरल, और अंदर के हर एक वैल्यू के लिए आपको अलग अलग मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो उस तरीके से उसका पूरा हो सकता है। अब किसी भी फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आता है, आई नो, इजंट इट? कैसे निकालते हो आप कोई भी फंक्शन के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो? ओके, डिफरेंशिएशन, इजंट इट? सो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और x माइनस एक्स का वापस माइनस, तो 2x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x, सो 2x प्लस 2x इज 4x माइनस 2। अब y मिनिमम या मैक्सिमम तब होगा जब उसके लिए आपका dy बाई डी एक्स होना चाहिए 0, समझना। तो ये अच्छे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका काफी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। सो
let us take dy by dx equal to 0 implies 4x minus 2 equal to 0 implies 4x equal to 2 implies x equal to 2 by 4 implies x is equal to half. ओके, तो x इक्वल टू हाफ पे आइदर वो मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन इट्स सेकंड डेरिवेटिव. सो अगर मैं उसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आपका था 4x माइनस 2, तो 4x का 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू हाफ पे या कोई भी वैल्यू पे उसका y आपको मिनिमम ही मिलेगा. तो एटलीस्ट हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल जाएगी. चलो, तो मिनिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी जब सारे वैल्यू आपकी हाफ होंगे, राइट? इजंट इट? क्योंकि आपका एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सारे पॉजिटिव ही है. तो सबका ऐड कर रहे हो तो सारा मिनिमम तभी होगा जब ये भी मिनिमम होगा, ये भी मिनिमम होगा, ये भी मिनिमम होगा, ये भी मिनिमम होगा. और हर एक मिनिमम कब होगा? जब आपका पी क्यू आर एस सब हाफ होगा. ठीक है, तो इट इज हाफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ स्क्वायर. तो इस तरीके से अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है मेरे एक्सप्रेशन की, तो दैट विल बी इक्वल टू half square plus half square and this will be 4 times, right? तो 4 बार ऐड करना पड़ेगा. so 1 by 4 plus 1 by 4 it is 2 by 4 into 4, तो 4 4 कैंसल हो जाएगा and it is equal to 2. ओके, तो मिनिमम वैल्यू 2 वो हमारा आ गया. अब मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है 4. चलो, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? एनीवन? कोई कुछ सोच सकता है? थोड़ा सोचो. इसके वैल्यू 0 और 1 के बीच में हाफ पे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है ये एक्सप्रेशन की. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकती है? कुछ सोचो. यहाँ पे p और इसकी वैल्यू क्या लूं, ये x वैल्यू क्या लूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? हाफ 3/4. अगर 0 ले लूं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 ले लूं तो अभी 1 स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? फिर बीच में हाफ पे तो मुझे मिला था हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, दैट इज 2/4, मतलब 1/2 मिला था ये पूरा एक्सप्रेशन. उसी तरीके से कुछ भी लूंगा, 1/3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, इट इज 4/9 प्लस 1/9 5/9, तो वो लेस देन 1 ही आएगा. ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी एट एक्सट्रीमिटीज, बाउंड्री, आइदर जब आपका x 0 होगा या 1 होगा, राइट? जब आपका ये अंदर का क्वाड्रिलेटरल और बाहर का स्क्वायर दोनों सेम हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो here your maximum will be value will be at x equal to 1 or x equal to 0. Okay, that is at boundary, isn't it? So here your maximum value will be a square plus b square plus c square, 1 square plus 0 square, that is पहला आपको मिलेगा 1 स्क्वायर और ऐसे आपको मिलेंगे 4 वैल्यूज, राइट? या अंदर लिखो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अगर पूरा लिखना हो तो. सो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और ऐसी 4 वैल्यूज. सो 1 इंटू 4. और ऑब्वियसली बात है, अगर वो बाउंड्री पे होगा वो स्क्वायर ही बन जाएगा, उसकी साइड 1 है, ए उसकी साइड है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो आपका 4 हो जाएगा. इज इट क्लियर? है अच्छा क्वेश्चन? एक्सरसाइज हो गई माइंड की स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? हो जाएगा ना? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, किसी को भी रिपीटेशन चाहिए तो बता देना. चलो अब नाउ इसके बाद आई थिंक 2 क्वेश्चन है यहाँ पे 26 27. लेट अस सी व्हिच वन ऑफ देम कैन आई रोटेट देम और नॉट. ठीक.
So if A, B, C are positive real numbers, then prove that A, B, C are positive real numbers. Then prove that A plus 1 whole to the power 7, B plus 1 whole to the power 7, C plus 1 whole to the power 7 is greater than 7 to the power 7, A to the power 4, B to the power 4, C to the power 4. It is your question of 2004. It was asked for 4 marks. So let us see them. So given that A, B, C are positive real numbers and we have to prove this. A plus 1 whole to the power 7, B plus 1 whole to the power 7, C plus 1 whole to the power 7. That too in terms of 7 to the power 7, A to the power 4, B to the power 4, C to the power 4. चलो कैसे कर सकते हैं? Anyone? ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप. विल सी. ओके, तो सबसे पहले हमें जिसको प्रूफ करना है उसका सिंप्लीफिकेशन क्या है वो देखते हैं. ओके, फिर आगे क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे. ओके, सो हियर we have to find A plus 1 whole to the power 7, B plus 1 whole to the power 7, C plus 1 whole to the power 7. At least यहाँ पे सबकी एक 7 पावर तो कॉमन है. So if I take that 7 power or 7th power common, so it is A plus 1, B plus 1, C plus 1 whole to the power 7. Okay, so if you simplify over here carefully, is equal to A पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस ए 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू सी प्लस 1 टू द पावर 7. सो इट इज इक्वल टू, अब ये सी आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी, फिर 1. राइट, पहले सी को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1, तो 1 मतलब पूरा वापस लिख दो, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1. ओके, तो अब इसको अगर सीक्वेंस में लिखें और होल टू द पावर 7, सो इफ यू राइट देम इन प्रॉपर सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म है आपकी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सारी सिंगल टर्म्स, फिर डबल टर्म्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए सी प्लस ए बी सी होल टू द पावर 7. इज इट क्लियर? क्या ये चीज पहले क्लियर हुई? ओके, चलो अब समझना. अब आपको जो दिया गया है यहां से हमें ग्रेटर देन सिंबल की तरफ मूव करना है और वहां पे आपका होना चाहिए 7 टू द पावर 7. चलो वो तो पावर 7 नहीं है, और ए बी सी होल टू द पावर 4. अब चीज ये है कि यहाँ पे सारा प्लस है, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और ऊपर से टू द पावर 4 आना चाहिए, ठीक है. चलो वो कैसे हो सकता है समझो. सबसे पहले इसको आपको ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है. चलो ग्रेटर देन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, समझना है यहाँ पे. अब ये लॉजिक समझने वाली बात है. 2 स्टेप एक साथ सिखा रहा हूं. अब अगर ये एक्सप्रेशन में से मैं 1 रिमूव कर रहा हूं क्योंकि 1 मुझे नहीं चाहिए जो प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी इज ग्रेटर देन टू द पावर 7. तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू तो मैं नहीं लिख सकता बिकॉज यहाँ पे आपका 1 एडेड है, यहाँ पे 1 नहीं है. 1 को मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये एक्सप्रेशन इससे छोटा हो जाएगा.
तो ये एक्सप्रेशन इससे छोटा हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो जाएगा। क्या मैं ग्रेटर देन लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे मेरे दो पर्पस फुलफिल हो रहे हैं। एक तो मैं ग्रेटर देन ला पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ग्रेटर देन आ गया है फर्स्ट थिंग, और सेकंड एक मेरे पास ग्रेटर देन आ गया है, और सेकंड आई कैन से इज ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी सी, ये मेरे पास आ गया है, ठीक है, कि वन निकल गया। जो मुझे प्रूव करना है उसमें वन नहीं चाहिए। अब जो आपको प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो। आपको चाहिए 7 टू द पावर 7, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4, सी टू द पावर 4। मतलब एक तो आपके ए बी सी मल्टीप्लाई में, ये प्लस से आपको ले जाना है मल्टीप्लाई में, ग्रेटर देन सिंबल ऑलरेडी आ गया है, और पावर 4 होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ याद है प्लस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सके, उनके बीच में ग्रेटर देन की साइन हो, ऐसा कुछ याद है? इनइक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो, बीच में ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, isn't it? बोलो बोलो, हाँ या ना? ओके, सो arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean। अब वो हम 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए तो अप्लाई कर ही चुके हैं। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारा 7 भी आ सकता है। सो इफ आई अप्लाई दिस रूल फॉर हियर, सो हियर अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस 7 टर्म्स, वो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी डिवाइड बाई 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दो। ए कितनी बार आएगा? 1 2 3 4। इन सेम वे बी कितनी बार आएगा? 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपके फोर्थ पावर का इश्यू भी सॉल्व। सी 1 2 3 4, राइट। और जियोमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, याद करो, सबको मल्टीप्लाई करते हो। फिर कितने टर्म्स हैं यहाँ पे आपके पास? अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई कर रहे थे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिखते थे, इजंट इट? 3 टर्म मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्यूब रूट। यहाँ पे आपकी 7 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका 7th रूट होगा। 7th रूट मीन्स टू द पावर 1/7। क्या ये चीज क्लियर हुई? यहाँ से आपका 7th पावर वाला इश्यू भी सॉल्व हो रहा है। तो अब यहाँ पे 7 डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई करना उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हैं यहाँ पे? तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, उधर चला जाएगा। a टू द पावर 4, b टू द पावर 4, c टू द पावर 4 टू द पावर 1/7। अब इसी स्टेप में कर रहा हूँ, अब दोनों जगह टू द पावर 7 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पावर 7 आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और जिससे हमें प्रूव करना था वो एक्सप्रेशन इससे बड़ा है, ग्रेटर देन है, राइट। तो जो हमें प्रूव करना है दैट इज अवर एलएचएस। अवर एलएचएस इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर वो इक्वल टू भी हो रहा है तो भी एलएचएस ग्रेटर देन ही रहेगा। सो अल्टीमेटली माय एलएचएस इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। तो पता चला, ठीक है, कि कैसे 1 को रिमूव किया, और फिर इस तरीके से अगर डेफिनेटली 1 यहाँ पे रखते तो इधर डिवाइड बाई 8 होता, इधर इंटू 1 जाता, इधर पावर 1/8 हो जाती। ओके, तो यहाँ से 1 इंक्लूडेड वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, पर उसके लिए आपको इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू दे देंगे, यहाँ पे टू द पावर 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, फिर 8 मल्टीप्लाई में होगा और एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो अर्लियर 2004 में ये क्वेश्चन ऐसे आया था 1/7 के लिए, हो सकता है नेक्स्ट 1/8 के लिए आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें। ओके ओके, थैंक यू। चल, तो इसके बाद okay, so 734, okay, now next question, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 27। let a and b are the roots of the equation x square minus 10cx minus 11d equal to 0।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं आपके a एंड b. ओके, आफ्टर दैट and those of x square minus 10ax minus 11b equal to 0, x square minus 10ax minus 11b equal to 0, इसके रूट्स आपको मिलेंगे c and d. Then we have to find the value of a plus b plus c plus d. We have to find this value, a plus b plus c plus d. When a is not equal to b is not equal to c is not equal to d, ये वाले कंडीशन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, एंड ये आपका 2006 का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स. ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो जो आपको दिया है पहली कंडीशन से, तो पहली कंडीशन से यहाँ से मैं कुछ लिख सकता हूँ, माई a प्लस b will be minus b by a, minus b by minus 10c, so it will become plus 10c by a is 1, and a into b equal to b by a, b is here minus 11d. In the same way, दूसरे इक्वेशन के लिए अगर आप लिखो तो you will get c plus d equal to 10a by 1 and c into d equal to minus 11b. Is it clear? Okay, so a plus b and ab, c plus d and cd. ठीक है, अब आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू. तो a प्लस बी और c प्लस डी को ऐड कर देते हैं. सो a प्लस बी प्लस c प्लस डी इज इक्वल टू 10c प्लस 10a. ओके, तो यहाँ से आपका 10 कॉमन निकल जाएगा. इट इज योर a प्लस सी. सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 टाइम्स a प्लस सी. यहाँ पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, और आपको ये कंडीशन निकालनी है जब ए बी सी डी दोनों आपके इक्वल ना हो तब. ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, अगर मैं ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप ए प्लस सी की कुछ वैल्यू रखोगे. तो चलो ए बी और सी डी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, एल एच एस, आर एच एस में माइनस माइनस प्लस, 11 इंटू 11 121, डी इंटू बी बी डी, और यहाँ से आपका बी डी कैंसिल भी हो सकता है. तो जब आपका बी इंटू डी कैंसिल हो जाएगा तो you will get a into c equal to 121, isn't it? So a into c हमें 121 मिल गया है. अब और इसी इक्वेशन को वापस थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो b प्लस डी एज इट इज रहने दो, प्लस ये a और c, क्योंकि इधर भी a और c है, तो वो ये a और c अगर उस तरफ जाएगा तो इट इज 10 टाइम्स a प्लस c माइनस a माइनस c, तो it will become 9 times a plus c. So now we are having b plus d equal to 9 times a plus c and a into c equal to 121. Okay. अब इन सब का हमें यूज करना है, तो इन सब का यूज करने के लिए समझना हम अभी क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें a और c के टर्म्स में है. नाउ वी आर हैविंग a into c and a plus c, तो हमें ये पता है कि a ये इक्वेशन का रूट है और c ये इक्वेशन का रूट है. ओके, एबल टू सी दिस क्लियरली. a आपका ये इक्वेशन का रूट है, c इक्वेशन का रूट है, तो ये इस a इसको सेटिस्फाई करेगा. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस 10c इंटू a माइनस 11d इक्वल टू 0. इन द सेम वे c इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0. तो a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से हमें a इंटू सी और a प्लस सी चाहिए, तो वो करने के लिए लेट अस कंबाइन बोथ द इक्वेशंस. तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो आई विल गेट, समझना सारा एक बार वापस रिपीट करूंगा, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर, अभी पहले समझ लो धीरे धीरे. तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10ca माइनस 10ac minus 11d minus 11b equal to 0. So now we are having a square plus c square minus 20ac
minus 11 common, b plus d equal to 0. So after simplification, पहले a square plus c square को as it is रहने दो. So therefore a square plus c square minus 20, a into c is your 121, minus 11, b plus d is your 9 times a plus c equal to 0, isn't it? चलो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ओके so it is a square plus c square minus 121, ओके ठीक है. तो it is 121 into minus 20, 2 ones are 2, 242 minus 2420 minus 99, a plus c equal to 0. चलो what was our aim? हमें a plus b plus c plus d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. पर अगर यहाँ से हम अगर a plus c की वैल्यू निकाल देते हैं तो वहां से फिर b plus d की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बिकॉज b plus d is 9 times a plus c. तो अब हमारा एम ये है कि यहाँ से हमें a plus c की वैल्यू निकालनी है. अब a plus c की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, समझना. ये माइनस 2420 ऑलरेडी है, यहाँ पे a प्लस सी है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है. तो अगर मैं कुछ जुगाड़ करूँ, यहाँ पे अगर प्लस 2ac ऐड कर रहा हूँ, माइनस 2ac कर दूं, तो ये मेरा a प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके तो अगर a प्लस सी को सिर्फ आप x समझो तो ये x स्क्वायर है, माइनस 99 टाइम्स x है a प्लस सी. अब माइनस 2ac, a इंटू सी आपका 121 है, तो 121 इंटू 2 वो भी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा. ओके सो यहाँ पे आप इवन 11 वाला शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो. तो अगर मैं फिलहाल मान लो इसको माइनस 20 इंटू 121 ही रहने दूं, तो समझना ये ए सी आपका अगेन 121 हो जाएगा. सो इट इज नाउ योर 121 इंटू 22. ओके बिकॉज 20 प्लस 2 इज 22. So it is equal to 121 into 11 into 2. So 121 into 11 shortcut 1, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 1. इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 6 6 2, isn't it? So minus 2 6 6 2 equal to 0. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2 6 6 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्शन करके माइनस 99 आए. तो 2 6 6 2 के यही है फैक्टर्स, इधर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो और शायद यही मिलेगा, isn't it? सो जो हमने अभी मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज गुड. सो क्योंकि 121 माइनस 22 वही आपका 99 हो जाएगा. तो मिडिल टर्म की साइन तो a प्लस सी आपको मिलेगा, समझना मिडिल टर्म की साइन आपकी क्या है माइनस. तो a प्लस सी माइनस 121 इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 121 और a प्लस सी इक्वल टू माइनस 22, क्योंकि वो आपका इधर प्लस 22 आएगा. ओके अभी फिलहाल हमें a प्लस सी के बारे में कुछ बोला नहीं है, वो सारे सेम नहीं होने चाहिए, बस वही बोला है. तो सभी वैल्यू के लिए देखते हैं. अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1 ले रहा हूँ, सपोज 121, तो माई b प्लस डी विल बी 9 टाइम्स 121. सो a प्लस b प्लस c प्लस डी, समझना a प्लस b प्लस c प्लस डी, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. आई थिंक यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलो ठीक है, वो नेक्स्ट पर ये भी पूरा वापस समझाना है. तो ठीक है, अगर a प्लस सी आपका 121 है, ओके तो यहाँ पे आपका b प्लस डी मिलेगा 9 इंटू 121, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको मिलेगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो हमें आपको फाइंड करना है फाइनली, वो आपको मिलेगा 10 इंटू a प्लस सी. राइट, तो इसको बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको मिलेगा 1210. राइट, ये वाले में आपको मिलेगा माइनस 220. और यहाँ पे ऐसा कुछ और क्वेश्चन में मेंशन किया गया था ना पहले ही कि ए बी सी डी आर योर पॉजिटिव रियल नंबर्स. ओके नहीं, वो उसके पिछले वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे मेंशन नहीं है. मेंशन नहीं है तो दोनों आंसर आ सकते हैं, ठीक है. बट अगर आप a प्लस सी माइनस 22 ले रहे हो, ओके इफ यू आर टेकिंग a प्लस सी माइनस 22, and a into c is 121. यहाँ पे ये आंसर पॉसिबल नहीं है. ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, मतलब सारी चीजें खतरनाक होती हैं, ठीक है. तो दोनों आंसर लिखोगे तो वो भी गलत होगा.
तो यहाँ पे ट्रिक की चीज ये है, ये समझो, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि a प्लस सी -22 है और a इंटू सी 121 है। अब ऐसे दो फैक्टर निकालो, मतलब 121 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका प्लस करके -22 आ रहा है। तो डेफिनेटली 121 के ऐसे दो फैक्टर आपके यही निकलेंगे, 11 इंटू 11 121, और -22 लाने वाला दोनों की साइन सेम, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। और क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। सी द ट्रिक ओवर हियर, ठीक है। ये चीज किसी को पता भी नहीं चलेगी, तो हम दोनों आंसर लिख के आएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर आएगा 1210। ओके, सो आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन। डेफिनेटली मुझे पता है कि काफी डाउट होंगे क्वेश्चन में, तो एक बार खुले दिमाग से, ओपन माइंड से एक बार पूरा अच्छे से समझ लो एक वापस, ठीक है। फिर आपके कोई भी डाउट होंगे तो पूछना, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ वापस, एकदम पहले से सारी चीजें भूल जाओ। अभी बस आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देखा है, नाउ अब डिटेल में देखो, समझो एकदम पहले से, एकदम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, सो क्लियर योर माइंड। In this question, they are given that there are two quadratic equation x square minus 10cx minus 11d equal to 0, which is having its roots as a and b. A similar kind of equation we are having, instead of c we are having a in the equation, and instead of d we are having b in the equation, and this equation is having roots c and d. Now they are stating that we have to find value of a plus b plus c plus d when a is not equal to b, b is not equal to c, and c is not equal to d. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? So first, from this equation or this quadratic equation, we can get this formula: a plus b equal to 10c, a into b equal to -11d. From this equation, we can get c plus d equal to 10a or c into d equal to -11b. So if we simplify, if we observe them, so you can see here we have to find a plus b plus c plus d. So let us add them. So after adding, I am getting 10 times a plus c, isn't it? ऑब्वियसली यहाँ पे भी ए प्लस सी है, यहाँ पे भी ए प्लस सी है, तो यहाँ से मुझे दो चीजें मिल रही है। तो जो मुझे निकालना है वो 10 टाइम्स ए प्लस सी है, और दूसरा अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिलेगा बी प्लस डी इक्वल टू 9 टाइम्स ए प्लस सी, बिकॉज एक ए और सी उधर जाएगा तो माइनस ए माइनस सी, 10 ए माइनस ए 9 ए, 10 से माइनस सी 9 सी। और इसी से मुझे ये भी मिल रहा है कि यहाँ पे डी है प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट में बी है। अगर जैसे इन दोनों को मैंने ऐड किया, उसी तरह इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी डी दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे a इंटू सी 121 मिलेगा। अब मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, इन दोनों का मुझे यूज करना है। ये दोनों चीजें a और c के टर्म्स में है, तो वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली a इस इक्वेशन का रूट है और c इस इक्वेशन का रूट है। तो अगर a इस इक्वेशन का रूट है तो a उसे सेटिस्फाई करेगा, c दूसरी इक्वेशन का रूट है तो c उसे सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तब जाके मुझे a प्लस सी भी मिल सकता है और a इंटू सी भी मिल सकता है, इजंट इट? तो जब मैंने दोनों को ऐड किया, पहले मुझे मिला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मुझे नहीं चाहिए। ये -10 ऐसी -10 ऐसी -20 ऐसी मिला। -11 कॉमन निकाला तो b प्लस डी मिला, b प्लस डी से मैं a प्लस सी कर सकता हूँ। तो जो एम मुझे चाहिए था कि a प्लस सी और a इंटू सी को यूज करना है, तो a प्लस सी और a इंटू सी कैसे लाया? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके वो मेरे पास आ गया। बट स्टिल यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब इसे a प्लस सी और ए सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे मैं ऑब्वियसली a प्लस सी होल स्क्वायर -2ac लिख सकता हूँ, या आइदर +2ac -2ac ऐड कर सकता हूँ। तो +2ac ऐड करके ये a प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये a प्लस सी ऑलरेडी है और a इंटू सी की वैल्यू 121 है, तो 121 इंटू 22 का शॉर्टकट यूज किया, आई गॉट 2662। और लकीली वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिला जिसका वेरिएबल a प्लस सी है। तो 2662 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्शन करके आंसर है 99, और वो फैक्टर लकीली वही है जिसको मल्टीप्लाई किया था 121 एंड 22। तो हमारे पास आंसर आ सकता है इधर 121 और -22। तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के 10 टाइम्स 1210 और -220। जेई मेन से तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई एक ही होगा, बट जेई एडवांस है तो वेरी मच बी केयरफुल। अगर 1210 और -220 है तो अब इसमें से क्या कर सकते हैं क्या नहीं, समझो। तो अगर मैं 1210 ले रहा हूँ, 121 ले रहा हूँ, a प्लस सी 121, a इंटू सी 121, तो 121 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका समेशन 121 आ रहा है। तो 121 का ऑलरेडी वही दो फैक्टर निकलेंगे, 11 इंटू 11, सो 11 प्लस 11 इज 22। तो और कोई फैक्टर निकल सकते हैं क्या? हाँ, फिर आपके वो फ्रैक्शन और उसमें हो सकते हैं, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कुछ हो सकता है।
और अगर इसके लिए आप सोचें सेकंड कंडीशन दैट इज -22, तो -22 के लिए वन उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 121 और समेशन होना चाहिए -22। तो डेफिनेटली वो इसके लिए ही पॉसिबल है, -11 -11। सो -11 इज 121, उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों का समेशन हो जाएगा -22। सो ए इंटू सी के केस में वो दोनों सेम हो जाएंगे, और वो कंडीशन आपको दी गई कि सेम नहीं हो सकते, तो ये तो चला जाएगा। ठीक है, तो अब बचा आपके पास बस ये a प्लस सी 121 एंड a इंटू सी 121। ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका सम 121 हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट 121 हो। सोचो ऐसा कौन सा हो सकता है। सो 11 इंटू 10 एंड 11 110 एंड 11। ठीक, ओके। सो इज इट क्लियर नाउ? बोलो, क्या इक्वेशन क्लियर हुआ? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Should I repeat this once again? Please give me some response. Okay, ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचो। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसे 121 के आप कौन सा फैक्टर निकाल सकते हो कि जिनका सम भी 121 आए। दिस इज इंटरेस्टिंग इजंट इट? 121 के, अच्छा क्वेश्चन है। आप तो दिमाग के काफी एक्सरसाइज होगी। 120 दोनों आपके प्राइम नंबर ही हैं, तो ऐसा फैक्टर निकालो कि उनका सम 121 होना चाहिए। इजंट इट स्ट्रेंज? तो अगर इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इधर 10 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये 1.1 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। वन 121 और 1 करोगे तो वो भी आपका 122 हो जाएगा। ये 121 1 जा 121 और उन दोनों का एडिशन आपका 122 हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में सोचना, कुछ बताना कि 121 के ऐसे फैक्टर्स जिनका समेशन 121 हो। ठीक है, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचना, कुछ पता चल तो बताना। तब तक जाते हैं नेक्स्ट। ओके, ओके, नहीं तो फिर हमें इरेशनल नंबर मिलेंगे डेफिनेटली, रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, यस, हाँ, यस। सो बहुत ही अच्छी थियरी है इसके ऊपर। वी विल बी गेटिंग इरेशनल रूट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। That is already 7:53। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपके कितने डाउट्स बचे? लेट मी सी, 1 2 3। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। ओके, आई थिंक हाँ, 2 डाउट्स बचे हैं कि एक ही डाउट है, एक डाउट है, खत्म ही कर लेते हैं। हाँ, यस, इरेशनल मिलेगा। हाँ, मैंने भी देखा। चलो फाइनल डाउट है, खत्म कर दें। सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x to the power 4 minus 4x cube plus 12x square plus x minus 1 equal to 0. So we have to find number of distinct real roots। कितने real roots मिल सकते हैं ये इक्वेशन के। Now this equation is called your quadric equation और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब जिसमें आपके वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 4 हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, इट इज कॉल्ड योर क्वाड्रिक इक्वेशन।
or biquadratic equation. Okay, so here तो आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, टीवी मेथड आपको याद है स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में कराई थी टीवी मेथड। इसके लिए हम पहले ट्रायल एंड एरर यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम सारी वैल्यू रख के देखेंगे 1 -1 2 -2, और सिंस आप फैक्टर थियरम यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपका 1 है तो इंटीग्रल फैक्टर थियरम, तो 1 के आपके फैक्टर सिर्फ प्लस और -1 नहीं आएंगे, तो इन दोनों में से एक रूट होना चाहिए। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 -4 + 12 + 1 -1, so 12 + 1 13 + 1 14 -5 इज नॉट इक्वल टू 0, -1 रख रहा हूँ तो +1, ये आपका हो जाएगा +4, ये आपका हो जाएगा +12, ये -1 -1, हाँ एक में तो 0 होना चाहिए। +1 रखा तो 1⁴, 1 क्यूब 1 -4, 1 स्क्वायर 1 12, 1 -1 ये आपका 0, 13 - 14 नॉट 0, -1⁴ 1, -1⁴ माइनस माइनस +4, -1 स्क्वायर प्लस -1 माइनस, ना इधर भी नहीं हो रहा है, एक में तो 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं, एटलीस्ट एक रूट यहाँ से मिल जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम टीवी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, चलो और कुछ, पर इंटीग्रल रूट थ्योरम से तो यही मिलना चाहिए, इंटीग्रल रूट थ्योरम, रेशनल रूट थ्योरम, ये दो थ्योरम है आपके पॉलिनोमियल्स के लिए। पर इससे नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों हुआ? 2 -2 के लिए भी डेफिनेटली नहीं आएगा। डेफिनेटली ये -32 -1, नेगेटिव में हमारे पास है -33, और पॉजिटिव में पहला ही नंबर इधर 48 आ जाएगा, कैंसिल, -4 तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर ये थियरम से जा रहे हैं तो ये थियरम से इन दोनों में से एक रूट तो होना ही चाहिए, तो जो नहीं हो रहा है पहले उसके ऊपर देखना पड़ेगा, और डेफिनेटली उसके बाद वाला तो दिक्कत ही है, अगर वो नहीं हो रहा तो बाकी वाले तो होंगे ही नहीं, तो डेफिनेटली अब 1/2 1/3, ठीक है। So I'll see this question and I'll let you know, ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। So any other thing you want to ask, you want to share or discuss? सब ठीक चल रहा है? ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके।